हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक ऐसे युद्ध से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, और इतिहास के नजर से देखा जाए तो ये आपके लिए और भी अत्यधिक इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना होता है, और वह साम्राज्य जो है आपका कई सौ वर्ष तक शासन करता है भारत पर। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो है ये कब हुआ और किसके साथ हुआ, कौन हारा कौन जीता, संभवतः इसका आंसर आप सभी को पता है। लेकिन इस युद्ध से संबंधित मैं उन सारे तत्वों को आज मैं आपके सम्मुख रखने वाला हूं जो कि आपकी जिज्ञासा में थोड़ी बहुत वृद्धि तो होगी ही, और साथ में आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो आज का जो सेशन जो है आपके लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है जिसका बेसिक अगर परिचय पूछे तो खानवा का युद्ध जो है आपका कब होता है आपका, तो ये युद्ध होता है आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी में। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था ये आपका राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर क्या होता है, विजयी होता है और राणा सांगा परास्त हो जाते हैं। राणा सांगा जो थे ये आपका मेवाड़ प्रांत का शासक थे। मेवाड़ का शासक थे ये। देखिए, बाबर जो है भारत में आता है, एक्चुअली में बाबर जो है भारत का था ही नहीं, इसे न्योता देकर बुलाया गया था कि आप भारत में आइए और किसे परास्त कीजिए, तो ये इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए भारत में बाबर को बुलाया जाता है। बाबर कहां का रहने वाला था, तो बाबर जो है आपका उज्बेकिस्तान का फरगाना एक प्रांत है, फरगाना प्रांत है। इस प्रांत का शासक था या शासक हुआ करता था। ठीक है, ये जो उज्बेकिस्तान है आपका, यानी फरगाना जो है ये आपका अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच का जो प्रांत है, उस प्रांत को ही हम फरगाना के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ का शासक हुआ करता था। लेकिन आपका जब बाबर जब भारत आता है, भारत आने के पश्चात आपका दौलत खान लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा जी थे, और राणा सांगा, ये जो बाबर को न्योता देते हैं भारत आने के लिए, तो इनका विचार ये था कि बाबर आएगा भारत में और इब्राहिम लोदी को परास्त करेगा और यहां से चलते बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाबर जो है यहां आने के पश्चात भारत का ही साम्राज्य बनने का सपना देखने लगता है। तो इब्राहिम लोदी के साथ जो लड़ाई लड़ता है बाबर, वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि आपका 1526 ईस्वी में होता है। इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा पानीपत के ऊपर में। ठीक है, और देखिए इस युद्ध में बाबर जो है भले
भले ही राणा सांगा को परास्त कर देता है, लेकिन राणा सांगा को परास्त करने में बाबर को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि बाबर जो है पूरी तरह से अपना पूरा शक्ति जो है आपका इस खानवा का युद्ध में लगा देता है। और खानवा का युद्ध में विजय होने के पश्चात बाबर का एक स्टेटमेंट है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैंने पूरा हिंदुस्तान को खो दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह था कि बाबर जो है सोचता था जिस तरह से मेवाड़ को मैं जीत लूंगा तो एक बहुत बड़ा प्रांत को जीत लूंगा, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेवाड़ जो प्रांत है वास्तव में कैसा था, एक बंजर जमीन की तरह था जहां बाजरा का उत्पादन ज्यादा होता था। यही कारण है कि युद्ध के पश्चात बाबर को लगता है कि शायद मैंने बेकार ही मेवाड़ के ऊपर में इतनी गहरी दृष्टि बनाए रखा था जीतने के लिए। संभवतः इसे मैं ना जीतकर किसी और प्रांत को जीतता तो हर नजरिए से बेटर होता। और जैसे कि मैं बताया, राणा सांगा जो थे वो एक वीर योद्धा थे, इसीलिए इस पर विजय प्राप्त करना बाबर के लिए इतना सहज नहीं था जितना कि बाबर सोचा था। और मेवाड़ जो है अपनी वीरता के लिए सदियों से जाना जाता है। ठीक है, जिसे जानते हैं वहां के वीरों की जो इतिहास है वो हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। यानी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस खनवा के युद्ध में ही बाबर ने मूल रूप से मुगल साम्राज्य का अस्तित्व प्रदान करता है। यानी देखा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य का नींव रखता है और पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का जो अस्तित्व प्रदान करता है, यानी पक्का खूंटी गाड़ता है इस खानवा का युद्ध के पश्चात। क्योंकि खानवा का युद्ध किसके साथ होता है? राणा सांगा। और राणा सांगा जो थे अपने आप में एक बड़े वीर योद्धा थे। ठीक है, और इसी युद्ध में आपका बाबर जो है एक नारा देता है जिहाद का। ठीक है, तो जिहाद देखिए एक्चुअली में होता क्या है। जिहाद जो है एक ये आपका अरबी शब्द है। जिहाद शब्द जो आप सुनते हैं ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म युद्ध करना। और हदीस के अनुसार आपका जिहाद जो है 4 है। हदीस के अनुसार जिहाद 4 है। ये 4 जो जिहाद है थोड़ा इस पर भी जान लेते हैं। पहला जिहाद है आपका दिल से जिहाद। दिल से जिहाद। ठीक है, दिल से जिहाद का अर्थ यह होता है कि अपने अंदर छुपी बुराइयों को मारना। ठीक है, अपने अंदर छुपे बुराइयों को मारना, दिल से जिहाद का तात्पर्य यही है। दूसरा है हाथ से जिहाद। हाथ से जिहाद का अर्थ होता है अन्याय के खिलाफ
अन्याय के खिलाफ शारीरिक रूप से लड़ना। हाथ से जिहाद का तात्पर्य यही है। तीसरा है आपका जबान से जिहाद। जबान से जिहाद। जबान से जिहाद का अर्थ होता है सच बोलना। सच बोलना। और लास्ट और आखिरी जिहाद है आपका सशस्त्र या तलवारी जिहाद। ठीक है। हालांकि देखिए ये जिहाद शब्द से संबंधित आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ जिहाद शब्द आया है, इसीलिए मैं आपको इससे संबंधित कुछ जानकारियां जो है आपको दे देना चाहता हूं। तो ये हदीस के अनुसार जिहाद जो है आपका 4 है, जबकि आपका कुरान के अनुसार जिहाद जो है आपका 2 है। कुरान के अनुसार जिहाद 2 है। तो कौन कौन से जिहाद है आपका कुरान के अनुसार? जिहाद अल अकबर, जिहाद अल अकबर, और दूसरा है आपका जिहाद अल असगर। अल असगर थोड़ा नाम आपको अजीब मिलेंगे। तो जिहाद अल अकबर का अर्थ होता है श्रेष्ठ होना, जबकि जिहाद अल असगर का अर्थ होता है बहुत छोटा। ठीक है। और देखिए इस युद्ध में बाबर जो है एक युद्ध नीति का प्रयोग करता। परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कि उस्मानिया युद्ध नीति का उपयोग, उस्मानिया युद्ध नीति का उपयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? ये आपका खानवा का युद्ध में किया था। खानवा का युद्ध में। देखिए ये युद्ध कैसा था, यानी यह नीति कैसा था, उस्मानिया नीति। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर 5 या 6 सैनिक खड़ा कर देते हैं, इसके पश्चात यहाँ पर तोप लगा दिया जाता था। फिर यहाँ से आपका 5 सैनिक कहने का मतलब यहाँ संख्या बढ़ भी सकता है। फिर यहाँ तोप लगा दिया जाता था, फिर ये सैनिक, फिर ये तोप। इस नीति को कहा जाता था उस्मानिया नीति। ठीक है। तो उस्मानिया नीति जो है आपका बाबर जो है किस युद्ध में करता है? खानवा का युद्ध में। यह नीति कहां से सीखता है? तो बाबर जो है एक युद्ध में परास्त भी होता है, वहां से सीखता है। मैं उसके लिए एक अलग से सेशन लाऊंगा। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बताया कि यह युद्ध जो है भारतवर्ष के लिए यह अत्यधिक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात आपका भारत में मूल रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना कहा जा सकता है। हालांकि मुगल साम्राज्य की जो नींव रखा गया था आपका पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात ही रखा गया था, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात राणा सांगा जो है वो बाबर को कहते हैं कि तुम फरगाना जो है आप वहां पर चला जाओ, जो कि उज्बेकिस्तान में है। लेकिन बाबर जाने को राजी नहीं होता है, और बाबर जब जानने के लिए राजी नहीं होता है तो राणा सांगा उसे चुनौती देते हैं कि यदि तुम यहां पर रहोगे तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और बाबर जो है उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और एक युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध को हम खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो देखिए बाबर जो है इस युद्ध में
मेवाड़ यानी राजपूतों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। खानवा का एक ऐसा युद्ध है, खानवा का युद्ध में बाबर ने चित्तौड़ के राजपूतों का राजपूतों के सिर का मीनार बना देता है। यानी राजपूतों को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाता है। यानी उनका सिर जो है, सिर को एक जगह कटा हुआ सिर को, राजपूतों को जो वीर योद्धा थे, राजपूतों में जो वीर योद्धा थे, उनके कटे हुए सिर को एक जगह रखकर एक प्रकार का मीनार टाइप का बनाता है। मीनार टाइप का मतलब एक ऊंचा टाइप का पिरामिड के तरह बना देता है। तो सोचिए, वीरों का सिर से वो क्या बनाता है? मीनार बनाता है, जिससे राजपूत जो योद्धा थे कुछ हद तक घबरा जाते हैं। ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर जो है एक उपाधि धारण करता है, जो कि मुगल डायनेस्टी में अभी तक कोई धारण नहीं किया था। खानवा का युद्ध में बाबर गाजी का उपाधि धारण करता है। गाजी का उपाधि धारण करता है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। और देखिए, खानवा का युद्ध में राणा सांगा क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं। राणा सांगा घायल होने के पश्चात भी वो अपने सैनिकों को कहते हैं बाबर के ऊपर आक्रमण करो, यानी उसके सेना के ऊपर आक्रमण करो। इससे क्या होता है? आपका राणा सांगा का जो आपका सैनिक थे, यानी इनके दरबारी जो सैनिक हुआ करते थे, सेनापति हो या उनके विश्वास पात्र जो थे, या दरबारी जो सरदार जो थे, वो क्या होते हैं? इससे नाराज हो जाते हैं। किससे? राणा सांगा के विचारों से। दरबारी सरदार क्या हो जाते हैं? नाराज होते हैं और राणा सांगा को विष देकर मार देते हैं। ठीक है। यानी जहर देकर राणा सांगा को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक राणा सांगा जिंदा रहेंगे तब तक वो बाबर पर आक्रमण करने की जो ख्वाब है उसे सफल करने में हर संभव अपने तरफ से प्रयास करेंगे। और बाबर जो इतना क्रूर था कि राजपूतों के सिर का मीनार बना देता है, तो आप समझ सकते हैं कि बाबर कितना क्रूर शासक हुआ करता था। ठीक है, तब के समय में। और अब तब के समय में ठीक है, तब के समय में बाबर जो है अपने पीरियड में सबसे वीर योद्धा कहलाता था। ठीक है, बाबर तब के समय में जब ये खनवा का युद्ध हुआ था। हालांकि बाबर जो है कई युद्ध लड़ता है, उन सारे युद्ध के ऊपर मैं ऑलरेडी बाबर से संबंधित एक सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। आज मैं सिर्फ खनवा का युद्ध से संबंधित ही उन सारे तत्वों को आपके सम्मुख रखने वाला हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बाबर का जो जीवनी है कहाँ लिखा गया है? आपका बाबर का जीवनी का नाम क्या है? तो बाबरनामा। बाबरनामा यह जो है आपका जीवनी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुर्की भाषा में। बाद में इसका फारसी अनुवाद भी होता है। फारसी अनुवाद कौन करता आपका? तो ये जो देख रहे हैं आप, इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा का, तो इसका फारसी अनुवाद कौन करते हैं? तो इसका फारसी अनुवाद सुलेमान खान करते हैं।
ठीक है। और इस बाबरनामा में आपका कृष्णदेव राय को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। और इस बाबरनामा में ही आपका मेवाड़ प्रांत का उल्लेख प्राप्त होता है। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीन शॉट लीजिए। इस तरह से मैंने खानवा का युद्ध से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख बड़ी सहज भाषा में रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका कॉम्परेटिव लेवल के एग्जाम करने जैसे देखा जाए तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट था। और आज का क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।